Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा डेली मैं अक्सर लेक्चर से पहले बताता हूँ, आज भी बातें वही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो दो तरह से इन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा लीजिए। पहले तो ये कि आपको आने जाने का टाइम जो है वो बच रहा है आपका, आप उसे स्टडीज़ में जो है वो स्पेंड करें। दूसरा ये कि आपकी जो क्वेरीज़ हैं अब वो हम तक आना शुरू हो गई हैं, आपके क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। तो आपको घर पे बैठे ही टीचर के साथ इंटरेक्ट के लिए मेरा ख्याल है कि कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी दे दिए जाएंगे। तो काफ़ी मतलब ऐसे वेज़ हैं कि आपका टाइम सेव हो रहा है, तो आप अपने सारे टाइम को स्टडीज़ में यूज़ करें। ठीक है, टॉपिक हमारा आज हम प्लाज्मा स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्लाज्मा से पहले जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था जी कि सबसे पहले तो प्रेशर करेक्शन कर क्यों रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए था, क्योंकि KMT का फोर्सेस वाला पास्टुलेट जो था वो फॉल्टी था कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो हैं, ये फॉल्टी पास्टुलेट था। हमने देखा कि अगर किसी गैस को हाईली कंप्रेस कर दिया जाए तो कंप्रेस्ड जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स के करीब आने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होंगी तो उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं प्रेशर पे आएगा। कैसे? अगर किसी मॉलिक्यूल को कोई दूसरा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं कर रहा था तो मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेगा और फ्रीली कंटेनर की वॉल से टकराएगा और फुल प्रेशर अप्लाई करेगा। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के साथ जो है वो कोलाइड करने जा रहा है, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल उसे पीछे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ कोलिजन थी वो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से फोर्स ऑफ कोलिजन जो थी वो रिड्यूस हो गई। इसका मतलब हम जो गैस की तरफ से प्रेशर अज्यूम कर रहे होते हैं, प्रेशर उतना नहीं होता बल्कि उससे कम होता है। तो इस वजह से हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर में चेंज आता है उस प्रेशर में चेंज की करेक्शन की, और हमने करेक्शन के बाद हमने कहा जी कि P' जो है वो लेजेंड इन प्रेशर है। फिर P' को हमने बताया कि ये इक्वल होगा AN²/V²। फिर हमने इसे प्रूव भी किया, कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था P' के। इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, इक्वालिटी में कन्वर्ट किया तो कांस्टेंट वाज A। अपने लेक्चर सामने रखा करें जब मैं पीछे वाला लेक्चर रिवाइज करवा रहा हूँ। कांस्टेंट आपके पास A था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 1 मोल के लिए इसी इक्वेशन को सेट किया तो आपके पास P' जो आ रहा था दैट वाज A/V²। फिर आपने कहा जी कि अब आप करेक्शन कर दें। करेक्शन के बाद आपने Pi इक्वल रखा किसके, P + P' और P' की वैल्यू पुट की तो P + A/V²। और आपने V की करेक्शन यानी कि वॉल्यूम की करेक्शन और प्रेशर की करेक्शन दोनों को आइडियल गैस इक्वेशन में आपने रिप्लेस किया, तो आपके पास जो इक्वेशन बनी दैट वाज द इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। दैट वाज इक्वेशन अगर आप देखें तो प्रेशर सबसे पहले उसके लिए आपने लिखा P + A/V² इंटू वॉल्यूम की जगह पे हमने लिखा V - B = RT। ये 1 मोल के लिए था, n नंबर ऑफ मोल के लिए आपने n को मल्टीप्लाई कर दिया था। राइट इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आपने कांस्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे RT के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। A और B के आपने यूनिट बताए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने बताया भी था आपको। A के यूनिट्स आपने बताने थे विद रिस्पेक्ट टू SI भी बता देने थे, इसी तरह B के यूनिट भी विद रिस्पेक्ट टू SI आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि ऐसी गैसेस जिनके लिए A और B की वैल्यूज़ स्मॉल होंगी उन गैसेस के लिए जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होंगी और वो गैसेस ज़्यादा आइडियल होंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड MCQ भी आएगा एक्सरसाइज में, उसको भी देखेंगे हम। तो उसके बाद हमने आज जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा से हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेडिंग लिखेंगे हम टॉपिक की कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जी, दैट इज़ प्लाज्मा। मैंने जब 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बात की थी कि देयर आर हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने कहा था जी 4 स्टेट्स ऑफ मैटर।
जिसमें से 3 फिजिकल स्टेट थी और एक जो थी वो केमिकल स्टेट थी, एंड दैट केमिकल स्टेट इज प्लाज्मा। अगर आपने वो लेक्चर सुना तो आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि 4th स्टेट को हम लास्ट में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो डिटेल में तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्लाज्मा के बारे में आपको जितना ओवरव्यू चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्लाज्मा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, 4th स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4th स्टेट ऑफ मैटर, कि ये मैटर की 4th स्टेट है। आप इसे केमिकल स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे केमिकल स्टेट भी लिख देता हूँ। बाकी जो 3 स्टेट थी वो हमें पता है कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि हम जिनमें से गैस को हमने पढ़ लिया है, सॉलिड लिक्विड को हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अब बेटे बुक में जिस तरह लिखा है मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके टॉपिक को लेकर चलूँगा। सबसे पहले हम प्लाज्मा की डेफिनेशन देख लेते हैं, एंड हाउ प्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड, हम ये भी देखेंगे हेडिंग, और उसके बाद हम प्लाज्मा क्या है या कहाँ पाया जाता है ये बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो प्लाज्मा की बेटे सबसे पहले डेफिनेशन आप देख लें। कहते हैं जी कि मिक्सचर है गैस का, मैं यहां पे लिख रहा हूं जी कि मिक्सचर ऑफ गैस। लेकिन मिक्सचर किस चीज का? मिक्सचर जिसमें आपके पास एटम्स भी होंगे। कौन से एटम? न्यूट्रल एटम्स। बुक में ये वर्ड लिखा हुआ है, एटम्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। मैंने कीवर्ड्स लिख दिए, ठीक है। आपने जरा इसे बुक से देखते रहना कि मिक्सचर है किस किस का जी? एटम्स का, आयंस का या इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसे मिक्सचर को हम प्लाज्मा का नाम देंगे। मैं सिर्फ डेफिनेशन अभी लिखी, इसकी जो डिटेल है उसको मैंने अभी साथ साथ डिस्कस करना है। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास एक डिस्टिंक्ट स्टेट है, डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ मैटर विच कंटेन, जिसमें मौजूद होंगे सफिशिएंट एटम्स, जिसमें एटम्स भी होंगे, आयंस भी होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। बात वहां पर ही आ गई, ठीक है। विच प्रोवाइड सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज टू इट्स बिहेवियर। बेटा जरा वर्ड्स पे गौर कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। उसने कहा जी ये एक डिस्टिंक्ट स्टेट है, ये एक खास स्टेट है किसकी? मैटर की, जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में एटम्स भी होंगे, आयंस भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज पार्टिकल्स आ गए, और ये चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसे? प्लाज्मा को, कि इन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्लाज्मा को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड। तो मैं यहां पे हेडिंग भी लिख देता हूं इसी तरह कि हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड। कि प्लाज्मा किस तरह जो है वो बनाया जा सकता है। अब देखें, अगर आप क्या करें, मैटर को हीट करें, मैं यहां पे लिखता जाऊंगा, पॉइंट्स में लिखूंगा बेटे, आप देखते जाइएगा। इफ मैटर की जगह आप अगर एटम लिख लें तो तब भी बात चल जाएगी।
इज हीटेड, अगर आप एटम को हीट करें तो हीट करने से क्या होगा, अगर आप एटम का स्ट्रक्चर देखें, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स हैं, रास्ते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन सफ़र कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। अगर आप एटम को एनर्जी देंगे तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिलती है कि वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर दें। अगर आप एनर्जी बढ़ाते रहें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस की कशिश से बाहर निकलते हैं और एटम को छोड़ देते हैं। अगर कोई एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो एटम आयन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी डिस्कशन थी आयोनाइजेशन से रिलेटेड, ये आप पहले भी जानते हैं, ठीक है। अगर आपने क्या किया, एटम को हीट किया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देन इलेक्ट्रॉन लीव द एटम, इलेक्ट्रॉन एटम को लीव कर देता है एंड एटम जो है वो क्या बनेगा जी, बिकम आयन, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉल्ड आयोनाइजेशन। और इस प्रोसेस को आप आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। यहां तक तो मेरी बात क्लियर होगी। आपने आयोनाइजेशन करवाई, इलेक्ट्रॉन में से, एटम में से इलेक्ट्रॉन और आयन सेपरेट हो गए, आयोनाइजेशन हो गई। अगर आप इस प्रोसेस को फर्दर रिपीट करते जाएं तो वो कहता है जी कि आयोनाइजेशन भी इंक्रीज होती जाएगी और एक ख़ास टेम्परेचर तक अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो आपके पास एक ऐसी स्टेट आ जाएगी कि मैटर में एटम्स भी होंगे, आयंस भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। मैं ज़रा पहले लिख लूँ वर्डिंग, उसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं जी कि इफ़ मैटर इज फर्दर हीटेड, अगर आपने मैटर को फर्दर हीट किया, इफ मैटर इज फर्दर हीटेड देन अ स्टेट रीचेज, एक ऐसी स्टेट आ जाती है कि उसमें क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, जिन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हुए उन एटम्स के आयंस बन गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है, आयंस भी मौजूद हैं, और कुछ एटम्स जो थे उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लीव नहीं किए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न्यूट्रल एटम भी मौजूद हैं। तो एक ऐसी स्टेज आ गई कि जिसमें न्यूट्रल एटम भी मौजूद होंगे, इसके अलावा आयंस भी मौजूद होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। तो ये जो स्टेज आ गई, इस स्टेट को आप नाम देंगे प्लाज्मा स्टेट का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। ये जो स्टेट आई इसे आपने प्लाज्मा स्टेट का नाम दे दिया। बड़ी कॉमन सी ये इंफॉर्मेशन है, मुश्किल चीज़ नहीं है। कैसे देखेंगे बेटे, ज़रा आपको डायग्राम में दिखाया भी है बुक में। वो कहते हैं जी फर्ज करें आपके पास हाइड्रोजन गैस है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट्स से मैं यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देता हूँ, यानी कि रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होगी H2 लिखूंगा अगर, तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ साथ हैं। लें जी, एक H2 ये है, फ़र्ज़ करें एक H2 इसी तरह ये है, इसी तरह कहीं एक H2 ये है, एक H2 आपके पास यहाँ पे है। इस तरह मतलब उन्होंने आपको बुक में डायग्राम में डिफरेंट H2 मॉलिक्यूल दिखा दिया। अब वो कहते हैं जी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाकर आप ले जाएं अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने जब टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर स्टेट में थी, यानी कि दो दो एटम मिल के एक एक मॉलिक्यूल बना रहे थे, उन मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम्स को इतनी एनर्जी मिली कि एटम्स सेपरेट हो गए, अलग-अलग हो गए, ठीक है। तो अब मैं उन एटम्स को सेपरेट दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5, यानी कि मैं 10 सेपरेट एटम्स दिखा दूंगा आपको। ले जी, एटम्स क्या हो गए जी, सेपरेट हो गए। अब अगर आप फर्दर हीट करते जाएं
और हीट करते करते आप टेम्परेचर कहाँ तक ले जाएं, अगर आप 10,000 तक टेम्परेचर ले जाएं लेट्स से, बुक से करेक्शन कर लीजिएगा, अगर मेरी गलती हुई तो उसे ठीक कर लीजिएगा। तो ये जो एटम्स थे हाइड्रोजन के, ये अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। मैं सारे एटम्स नहीं बनाऊंगा इसी तरह, एक एटम ये था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये आयन बन गया और साथ में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह कोई और एटम था, लेट्स से ये था, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये भी आयन बन गया। इसी तरह लेट्स से कोई और एटम था, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन निकाला आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आयन बन गया, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और आयन बन गया। और कुछ अभी वैसे ही एटॉमिक स्टेट में लेट्स से मौजूद भी हैं बीच में। तो अगर आप देखें तो ये एक ऐसी स्टेट बन गई जहाँ पे एटम्स भी हैं, आयंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये जो मिक्सचर बन गया, इसे वो नाम देते हैं प्लाज्मा का। तो बेटा ये पेज 73 पे सबसे पहले तो उन्होंने आपको प्लाज्मा की डेफिनेशन बताई सेकंड पैराग्राफ में, और उसके बाद बताया कि प्लाज्मा बनता कैसे है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा है क्या, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो है वो लिख देता हूँ, चले हेडिंग यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हाट इज प्लाज्मा, कि प्लाज्मा है क्या। कहते हैं जी कि प्लाज्मा, मैंने स्टार्ट में भी बताया आपको, फोर्थ स्टेट है मैटर की, ठीक है। आप इसे केमिकल स्टेट भी कहते हैं। इसके अलावा आपकी जो यूनिवर्स है वो सारी की सारी तकरीबन प्लाज्मा है। आप कहेंगे कि मुझे तो यहाँ पे प्लाज्मा नज़र नहीं आ रहा, मैं घर से बाहर जाता हूँ, मुझे सॉलिड फॉर्म में रोड नज़र आती है, मुझे गैशियस स्टेट में एटमॉस्फेयर नज़र आता है, मुझे लिक्विड फॉर्म में इधर उधर जो है वो सोर्स ऑफ वाटर नज़र आ रहा होता है। प्लाज्मा जनाब मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप मेरे वर्ड पे गौर करें, मैंने कहा 99% ऑफ यूनिवर्स इज़ प्लाज्मा। यूनिवर्स का मैंने कहा, अर्थ नहीं कहा। अर्थ अगर कहूँ तो अर्थ में तो वाकई सॉलिड लिक्विड भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर यूनिवर्स, ओवरऑल यूनिवर्स की बात करूँ तो 99% यूनिवर्स जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। तो मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा 99% यूनिवर्स इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा पे कंसिस्ट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बुक से रीड करें तो आपको फर्दर जो इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी। कहते हैं जी कि किन्होंने प्लाज्मा को आइडेंटिफाई किया, विलियम क्रूक्स थे जिन्होंने प्लाज्मा को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि विलियम क्रूक्स थे आइडेंटिफाइड इट, कि विलियम क्रूक्स ने प्लाज्मा को आइडेंटिफाई किया। तो अब विलियम क्रूक्स ने आइडेंटिफाई किया प्लाज्मा को। अब हमारे जो प्लैनेट अर्थ है, प्लैनेट अर्थ पे जो नेचुरल प्लाज्मा है ये कम है, ठीक है, रेयर है, आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेचुरल प्लाज्मा इज रेयर ऑन अर्थ, के अर्थ पे नेचुरल प्लाज्मा जो है वो बड़ा कम है, लेकिन जो मैन मेड प्लाज्मा है इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड प्लाज्मा, कि मैन मेड प्लाज्मा की आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। और एग्जाम्पल्स इसकी क्या हैं, जैसे अगर आप देखें तो सबसे पहली एग्जाम्पल तो नियॉन साइन बोर्ड्स आ जाते हैं। नियॉन साइन बोर्ड जो अगर आप घर से बाहर जाएं तो कोई ऐसी शॉप या ऐसा ऑफिस जिसके बाहर उसका बोर्ड तो लिखा हुआ है लेकिन वो ग्लो कर रहा है, तो वो नियॉन साइन बोर्ड होते हैं। उनमें मोस्टली नियॉन गैस होती है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उस गैस में ये स्टेट प्रोड्यूस करवाते हैं आप, कि उसमें एटम्स भी हों नियॉन के आयंस भी हों, इलेक्ट्रॉन्स भी हों, तो इसका मतलब प्लाज्मा स्टेट आ जाती है। तो नियॉन गैस को आपने प्लाज्मा में कन्वर्ट किया तो इसलिए आप उसे नियॉन साइन बोर्ड्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ में देखना चाहते हैं तो बहुत सारी जो नियॉन लाइट्स हैं
हमारे घर में एनर्जी सेवर या ट्यूबलाइट उनमें जो गैस होती है उसमें आप प्लाज्मा जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लाइट्स हैं आपके पास नेचुरल आर्टिफिशियल वे है। इसके अलावा हमारे पास कैलकुलेटर्स में और भी अगर आप बुक से देखेंगे तो मैनी एग्जांपल्स आपको बुक से भी मिल जाएंगी इसकी, ठीक है। तो आपने उसे बुक से रीड भी कर लेना है। ये चूंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन ही मोस्टली इसमें से आएगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, आपको सबसे पहले प्लाज्मा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हाउ प्लाज्मा इज प्रोड्यूस, आपने प्लाज्मा को कैसे बनाना है या कैसे बना सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिफाइन प्लाज्मा, कि प्लाज्मा को आपने डिफाइन करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन बन गया सीधा सीधा कि हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, कि किस तरह आप प्लाज्मा बना सकते हैं। व्हाट इज़ प्लाज्मा, प्लाज्मा एक्चुअली है क्या, आपने बताना है कि जनाब फोर्थ स्टेट है मैटर की, किसने इसे आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा जो है वो आपके पास कितने % जो है यूनिवर्स का वो प्लाज्मा है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह के प्लाज्मा हैं, नेचुरल है, अर्थ में नेचुरल बड़ा रेयर है, आर्टिफिशियल जो है वो ज़्यादा है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटे मैं नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करूँगा, आप ज़रा साथ साथ रहिएगा। नेक्स्ट आपको हेडिंग दी जाएगी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है व्हाट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा, या आपसे कहा जा सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साथ साथ, थोड़ा बहुत उसे एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। चीज़ें इजी हैं। वैसे मैं चाह रहा था कि मैं आज बोर्ड यूज़ नहीं करता, मैं आपको रीडिंग करवाता, लेकिन वो एक अच्छा वे नहीं है। तो जहाँ से रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको रीडिंग करवाता जाऊँगा। तो नेक्स्ट आपके पास है जी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा, कि नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा, आपने इसमें डिफरेंशिएट के लिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन ही है सारे। तो आपने बताना है नेचुरल प्लाज्मा सबसे पहले क्या है, कि जो नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा है, नेचुरल प्लाज्मा है, टेम्परेचर इसका बहुत हाई होता है, ठीक है। मैं चीज़ें साथ साथ लिखता जाता हूँ, ज़रा आप देखते जाइएगा। कहते हैं जी कि नेचुरल प्लाज्मा usually occur at very high temperature बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, या लो टेम्परेचर वैक्यूम, यानी कि टेम्परेचर बहुत कम हो और प्रेशर भी बहुत कम हो, तो तब जाके जो नेचुरल प्लाज्मा है वो अक्कर होता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बता देना है आपने कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और इसे ये इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। मैं इसकी रीज़न भी साथ साथ लिखता जाऊँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेस रिएक्टिव है या स्टेबल है, आप स्टेबल भी कह सकते हैं कि लेस रिएक्टिव है या स्टेबल है। क्यों लेस रिएक्टिव है या स्टेबल है, उसकी रीज़न ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, यूजुअली 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि है वेरी हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर जी, यूजुअली 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप अज्यूम कर सकते हैं 100 पे तो वाटर बॉयल हो जाता है, तो ये टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कहते हैं जी इतना इसका यूजुअली टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर पे जब कोई दूसरा मैटर या कोई मॉलिक्यूल प्लाज्मा के साथ इंटरेक्ट में आता है तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर दूसरे मैटर को वेपराइज कर देता है, ठीक है। हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेपराइज द मैटर, ये मैटर को वेपराइज कर देता है। कौन से मैटर को, विच कम इन कॉन्टेक्ट
विद प्लाज्मा, जो भी मैटर प्लाज्मा के साथ कांटेक्ट में आता है प्लाज्मा उस मैटर को वेपराइज कर देता है। इसका मतलब कि ये रिएक्शन नहीं कर रहा, दूसरे मैटर को वेपर्स में कन्वर्ट करी जा रहा है, खुद ये प्लाज्मा ही है, तो इसलिए ये स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आर्टिफिशियल प्लाज्मा की, मैं आर्टिफिशियल प्लाज्मा को ब्लू से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे दोनों में। आर्टिफिशियल प्लाज्मा वो कहता है जी कि ये आप लो टेम्परेचर पे और वैक्यूम में जो है वो आप इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर वैक्यूम, यानी कि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में आप इसे एग्जिस्ट करवा सकते हैं। ये बेटे जी रिएक्टिव होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, कि ये रिएक्टिव है और लेस स्टेबल है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इतने लो टेम्परेचर पे ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, किसी भी मैटर का मॉलिक्यूल जो कि प्लाज्मा के साथ कांटेक्ट में आता है, इनकाउंटर करता है, प्लाज्मा उसके साथ रिएक्ट करके जनाब कोई ना कोई प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इट रिएक्ट विद एनी मॉलिक्यूल इनकाउंटर with it due to low temperature vacuum। लो टेम्परेचर और लेस प्रेशर होने की वजह से जो भी चीज़ इसके साथ कांटेक्ट में आती है ये उसके साथ रिएक्ट करता है और नई प्रोडक्ट्स बना देता है। देख बेटे, दो तरह के टॉपिक्स होते हैं। एक टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट है, आपको उस चीज़ में लेकर जाना, फिर समझा के बाहर लाना, और फिर आप कहते हैं हाँ अच्छा इस तरह था। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपको किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जा रहा है, एंड इट इज़ दैट टाइप ऑफ टॉपिक कि आपको सिर्फ बताया जा रहा है जी प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, यूनिवर्स का कितने % प्लाज्मा है। दो तरह का प्लाज्मा होता है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा होता है, नेचुरल प्लाज्मा होता है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा किस टेम्परेचर पे जो है वो स्टेबल एग्जिस्ट कर सकता है, नेचुरल प्लाज्मा किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। उनकी रीजंस की तरफ अगर हम जाएंगे तो इट मीन्स के प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ना है हमने, और डिटेल में स्टडी इसकी हायर क्लासेस में जाके है। अभी इस लेवल पे आपको डिटेल स्टडीज़ नहीं सीखनी। खैर आगे चलते हैं जी टॉपिक को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी जी प्लाज्मा की। ये भी आपके पास क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है ये भी एग्जाम में, कि राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की दो तरह की करेक्टरिस्टिक्स बता दी गई हैं, इलेक्ट्रिकल और दूसरी न्यूट्रल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो दोनों करेक्टरिस्टिक्स को हम बारी बारी सीख लेंगे कि इन करेक्टरिस्टिक्स में कहा क्या जाता है। तो साथ साथ बेटे रहिएगा, देखते रहिएगा ज़रा साथ साथ। तो दो तरह की इसकी बेटे प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स हैं जी इसकी, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, एक आपके पास इलेक्ट्रिकल और दूसरी न्यूट्रल। जी तो आगे चलते हैं जी। सबसे पहले तो इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जी हम। आप इन्हें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों कह सकते हो। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स जो भी आप लिखना चाहें, वो कहते हैं जी प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर है किसका, आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इसमें एटम्स भी मौजूद हैं। तो जब ये आयंस और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पोजीशन पे रुकते हैं, तो कहीं पर पॉजिटिव आयन है, कहीं पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी तो इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रिकली एक्टिव होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ
न्यूट्रल एटम्स आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब इन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। मैं यहां पे लिख दूंगा जी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश बिटवीन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी तो इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए जो है ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एंड बिकम इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, और ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर बन जाएगा और इसमें मैग्नेटिक जो है वो प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंड मैग्नेटिकली एक्टिव एज वेल, कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी रखता होगा। पहली प्रॉपर्टी तो मतलब आपने बता दिया कि इसमें आयंस भी हैं इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी बेटे आप बताएंगे इसकी न्यूट्रलनेस के लिहाज से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि न्यूट्रल नेचर ऑफ प्लाज्मा, न्यूट्रल नेचर ऑफ प्लाज्मा, के प्लाज्मा न्यूट्रल भी है जनाब। ठीक है, न्यूट्रल कैसे है जी प्लाज्मा, देखिए जितने भी लेट्स से कि मेरे पास ये कोई एक पोर्ट है या कोई रिएक्टर है जिसके अंदर मैंने रिएक्ट की और करवाया, रिएक्शन करवाया और प्लाज्मा बना दिया। लेट्स से कि इसमें 10 एटम मौजूद थे, 10 एटम्स इसमें जो थे वो मौजूद थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोई, 10 में से 7 आयंस बन गए। अगर 7 आयन बने हैं तो 7 ही इलेक्ट्रॉन भी बन जाएंगे और 3 न्यूट्रल एटम वैसे ही मौजूद रहे। इसका मतलब 7 पॉजिटिव आयन बने तो 7 पॉजिटिव चार्ज, 7 ही इलेक्ट्रॉन बने तो 7 नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो ओवरऑल प्लाज्मा के ऊपर तो कोई चार्ज भी नहीं हुआ, क्योंकि एटम जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए वो भी यहाँ पे ही मौजूद हैं और रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ही मौजूद है। तो जब दोनों चार्जेस यहाँ पे ही मौजूद हैं तो ओवरऑल अगर मैं इस बर्तन को देखूंगा तो ओवरऑल चार्ज तो जीरो होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद है उतने ही नेगेटिव मौजूद हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, तो ओवरऑल प्लाज्मा पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे देख देता हूँ यहाँ पे कि आल्सो न्यूट्रल एज ए होल, कि प्लाज्मा ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव आयंस की जो तादाद है इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, कि जितने पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्लाज्मा को बाकी स्टेट ऑफ मैटर से यूनिक और फैसिनेटिंग जो है वो बना देती हैं और कम्प्लेक्स भी बना देती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपसे बात की जाएगी, नेक्स्ट आपके पास जो हेडिंग है दैट इज़ वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड। जी, तो नेक्स्ट बात हो रही है कि प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है। देखें, अगर मैं यूनिवर्स के लिहाज से बात करूँ तो तकरीबन हर जगह पे ही प्लाज्मा मौजूद है। आपका इंटरस्टेलर सिस्टम जो है, मतलब 2 जो स्टार्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस है उसमें भी प्लाज्मा है। सन जिसका मेजरमेंट्स यहाँ पे आपको बुक में बताई भी गई है, 1.5 मिलियन किलोमीटर जो बॉल है इसका रेडियस बता दिया गया। वो कहता है जी ये भी प्लाज्मा है, और इस पे जो प्लाज्मा है वो ड्यू टू दी फ्यूजन रिएक्शंस हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका जो यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है क्वार्क, वो भी प्लाज्मा है। अब क्वार्क क्या है? क्वार्क बेटे हमने पढ़ा है कि एटम
एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है। ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं। लेकिन फर्स्ट पेज पे आपने कहीं ना कहीं ये भी पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस में मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं और उन सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो क्वार्क है। इसकी भी आगे फर्दर 6 टाइप होती हैं, अप डाउन ये वो सारी, तो उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वार्क भी प्लाज्मा है। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि हमारे पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा भी मौजूद है। अगर आप देखें तो जो नियॉन्स बल्ब हैं या सारी मतलब कि रीडिंग है, ये आपने बेटे इसे रीड करना है सारे को। इसके बाद टाइम कम है, अब इसकी कुछ यूजेस आ जाते हैं, ये एप्लीकेशन आ जाती हैं प्लाज्मा की। बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, मैं बुक से देख के साथ साथ बताता जाऊँगा। सबसे पहली जो आपके पास एप्लीकेशन है वो फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब है। मतलब लाइट बल्ब या ट्यूब जो होती हैं इनमें यूजुअली गैस होती है कोई। आप करते क्या है, गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो गैस के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं। जब ये आयन इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर बन जाएगा एटम्स का, तो ये आपके पास प्लाज्मा कहलाएगा। तो फ्लोरिसेंट जो लाइट बल्ब है इनमें प्लाज्मा मौजूद होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें नियॉन साइन जो आपके पास मौजूद हैं, साइन बोर्ड्स, इनमें भी प्लाज्मा होता है। होता कुछ इस तरह है कि ये बोर्ड एक होता है, बना दिया जाता है जिसमें यूजुअली कोई गैस फिल कर दी जाती है और फिर आप उस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। वो गैस में प्लाज्मा बिल्कुल पहले वाली एप्लीकेशन की तरह प्लाज्मा क्रिएट होता है और वो प्लाज्मा पूरे बोर्ड को ग्लो करवा रहा होता है। और यूजुअली हम नियॉन गैस इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मोस्टली आप नियॉन साइन बोर्ड्स ही कहते हैं इन्हें। आपको किस कलर का ग्लो चाहिए ये डिपेंड करता है, फिर आप गैस चेंज करके जो ग्लो है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी वो कहते हैं जिसके अलावा भी इसके काफ़ी सारी जो हैं वो यूजेस हैं सेमीकंडक्टर्स में। स्टेरलाइजेशन, यानी कि अगर स्टेरलाइजेशन डिफरेंट, अगर मैं मेडिकल के लिहाज से बात करूं तो सर्जरी वगैरह में जो आप ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं उसको साफ़ किया जाता है, जरासीम वहाँ से ख़त्म किए जाते हैं। इस प्रोसेस को आप स्टेरलाइजेशन कहते हैं। प्लाज्मा की मदद से आप कर सकते हैं। इसी तरह बाकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखें तो कहता है जी कि दे आल्सो प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इम्पोर्टेंट पोटेंशियल एप्लीकेशन सच एज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन, पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिमूवल ऑफ। मतलब कि इसके और भी एटमॉस्फेयर फ्रेंडली यूजेस हैं। जैसे कि अभी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स से आपने कोयले को बर्न किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, हीट एनर्जी वेस्ट, बहुत सारे आपके वेस्टेज हुए, आपका एटमॉस्फेयर जो था वो भी प्ल्यूट हुआ। लेकिन अगर आप प्लाज्मा से जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेशन करते हैं तो फ्यूजन रिएक्शन होगा, कोई शोर नहीं, कोई केमिकल वेस्ट नहीं, और आप इस तरह से जो है वो एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसी तरह आपके ऑफिसेज में, होम्स वगैरह में आप लाइटनिंग के लिए प्लाज्मा यूज़ करते हैं, लाइट बल्ब्स। और इसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टिकल हैं जैसे कि कैलकुलेटर हो गए या टॉयज़ हो गए, इनमें भी प्लाज्मा यूज़ किया जाता है। बेटा इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में मार्क करता गया, साथ साथ आप उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा, उन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। इजी टॉपिक था, मुश्किल नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा इसको डीप में नहीं गया ताकि चीज़ें मुश्किल ना हो जाए आपके लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने शॉर्ट क्वेश्चन वाइज इस टॉपिक के नोट्स बनाइएगा कि व्हाट इज़ प्लाज्मा, वेयर प्लाज्मा इज़ फाउंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट है। वेयर प्लाज्मा इज़ फाउंड, ये थोड़ा सा जो है ना, मुझे लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपने पढ़ना ज़रूर है। एप्लीकेशन इसकी शायद आपसे 2-3 पूछ ली जाएँ। आप नियॉन साइन बोर्ड वाली एप्लीकेशन याद रखें, आप लाइट बल्ब वाली एप्लीकेशन याद रखें, आप कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन याद रखें। शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा इसमें से, लॉन्ग नहीं आएगा आपको। तो ये आपका आज का लेक्चर था। टाइम कम है, आपने अपने नोट्स बनाने हैं खुद से सारा जो है वो आपने लिखना है। इसके साथ साथ यूनिक नोट्स ज़रूर देखिएगा, दीज आर द बेस्ट सोर्स फॉर यू। तो बाकी घर पे रहें बेटे, सेफ़ रहें, घर वालों को भी सेफ़ रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।